SN1 और SN2 रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपके एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले लगाइए हेडिंग एलिमिनेशन और बजाना है तो थोड़ा बजा लो बेटा, और किसी को कुछ बजाना है? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में अपन क्या शुरू करने वाले हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले एलिमिनेशन होती क्या है, तो जैसे एडिशन में कुछ चीज़ें ऐड होती है, सब्स्टिट्यूशन में किसी एक का सब्स्टिट्यूशन किसी दूसरे आउटर अटैकिंग स्पीसीज से होता है, तो ठीक उसी तरह से एलिमिनेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट कुछ ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर से, और पीछे बचेगा जो कंपाउंड वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट माना जाएगा। जैसे ध्यान से देखना, एलिमिनेशन रिएक्शन वैसे देखा जाए इन हेलो एल्केन्स के अंदर, हेलो एल्केन्स में एलिमिनेशन जो है हम लोगों को पढ़ना है वो है बीटा एलिमिनेशन। सर ये बीटा एलिमिनेशन का क्या मीनिंग है? तो देखो पहले तो अल्फा और बीटा और गामा का कॉन्सेप्ट समझो, है ना। जब भी किसी हेलोजन एटम या किसी भी कार्बन एटम की बात करो, हेलोजन नहीं, जब किसी कार्बन एटम पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, जब भी किसी कार्बन चेन के साथ में कोई ग्रुप जुड़ जाए, वो ग्रुप चाहे आपका X हो, चाहे वो आपका OH ग्रुप हो, चाहे वो आपका COH ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, और जिस कार्बन के साथ जुड़ा है बेटा उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। इसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा, देन गामा और डेल्टा, नीटा, थीटा ऐसे चलता रहता है। अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ ही कोई ग्रुप, अटैच्ड ग्रुप, आपके इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इफ द ग्रुप एलिमिनेटिंग इज एट अल्फा कार्बन तो उसे बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। अगर बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, बीटा एलिमिनेशन। और गामा पर प्रेजेंट ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, गामा एलिमिनेशन। सिंपल सी बात। हमारे हेलो एल्केन्स में हमें किसको देखना है बेटा, बीटा एलिमिनेशन को देखना है। अच्छा, अब ये एलिमिनेशन है तो अपने आप तो नहीं होगा, किसी न किसी की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होता है तो सुनिए ध्यान से, ये है हमारे पास बेटा कोई हैलाइड, क्या नाम है इसका, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। अब जब क्लोरोइथेन की, याद से देखना, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए, मतलब आप किसी अल्काइल हैलाइड को किसी अल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीट करवाओ, रिएक्ट करवाओ, तो क्या होता है, तो आपको बेटा यहाँ पे मिलता है एल्कीन। क्या मिलता है? एल्कीन। अब ये कैसे हुआ, ये हुआ है वाया बीटा एलिमिनेशन। अब इसकी अगर अंदर की कहानी समझने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस इथाइल क्लोराइड को ऐसे लिख सकता हूं ना? और अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको याद रखना है कि जो अल्कोहलिक KOH है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। याद करो अपन ने सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक्वस KOH भी लिया था, और वहां मैंने ये बात बताई भी थी कि अगर एक्वस KOH लेते हो तो प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन, मतलब आप अगर RCl की रिएक्शन एक्वस KOH की प्रेजेंस में करवाओ तब तो यहां होता है सब्स्टिट्यूशन और प्रोडक्ट बनता है आपका अल्कोहल। लेकिन अगर यही रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाओ, यहाँ होता है एलिमिनेशन और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्कीन्स। जनरल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके तो यहाँ बता रहा हूँ। अब ये कैसे हुआ तो देखिए, अल्कोहलिक KOH इस Cl को इसके, मतलब बीटा कार्बन, इस Cl के रेस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा है बेटा, अल्फा, इसका नेक्स्ट कार्बन बीटा, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है विथ हेलोजन। और क्योंकि देखो यहाँ पर इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एलिमिनेशन होगा ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकलेगा HCl, ये आपका बन गया इथीन। बोलो समझ में आई बात? ये तो जब आपने कोई सिंपल एल्काइल हैलाइड ले लिया है तो, मतलब पहला केस आप लिख सकते हो व्हेन, केस 1, व्हेन ओनली वन बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल, ओनली वन बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल। ये तो हुआ केस 1, मतलब एक ही बीटा कार्बन या एक ही बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। हमें ये नहीं पूछते, हमें कुछ और पूछते हैं। केस 2, केस 1 लिख दिया जल्दी से। अब है आपका केस 2। केस 2 क्या कहता है? केस 2 है बेटा व्हेन 2 बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल। अगर 2 बीटा हाइड्रोजन या 2 बीटा कार्बन, भाई बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा। कैसे सर? ये हेलोजन है और ये है अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या ये बीटा और ये भी बीटा नहीं हुआ? अल्फा का नेक्स्ट कार्बन बीटा होगा। अब वो नेक्स्ट कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है, वो नेक्स्ट इधर का हो, इवन एक और बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो सकता था। तो हमने कहा कि अगर मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। तो जरा देखें, इसके लिए आपको बेटा एक नया रूल याद रखना है, उसका नाम है सेट-जेफ रूल। क्या नाम है? सेट-जेफ रूल। मतलब यहाँ पर जो बीटा एलिमिनेशन होगा किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ये वाया होगा सेट-जेफ रूल। तो अब हमें पता होना चाहिए सर ये सेट-जेफ रूल क्या होता है। देखो सेट-जेफ रूल क्या कहता है? When there are 2 beta carbons are available for elimination reaction, then that hydrogen of beta carbon will eliminate with halogen which has more alkyl substituents, more alkyl substituents। मतलब उस कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिसके कार्बन पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। इस वाले क्वेश्चन को और ध्यान से देखिए। अगर आप इस वाले केस को मैंने लिख दिया आपने, चलिए इधर देखिए, ये अल्फा ये बीटा है। अब देखो इस बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन पर देखो आपके पास कितना हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2, ये और ये। अब हमें ये कहना है कि ये Cl ये वाला इस वाले हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट होगा या इस वाले हाइड्रोजन के साथ, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और क्वेश्चन में सेट-जेफ रूल ये कहता है कि वो वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट सबसे पहले होगा जिसके कार्बन पर ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। वापस सुने, दैट बीटा हाइड्रोजन विल एलिमिनेट फर्स्ट विच कार्बन हैज मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। जिसके कार्बन पर ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो बीटा हाइड्रोजन सबसे पहले प्रीफर्डली एलिमिनेट होगा। इज इट क्लियर? मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3
देखो इसका H और इसका Cl गया होगा, तो यहाँ क्या बना होगा, डबल बॉन्ड, ये वाला एज इट इज। हालांकि दूसरा वाला भी बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मेजर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका, ब्यूट टू इन। दूसरा भी बनता है, लेकिन वो कहलाता है माइनर प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये कहलाया आपका ब्यूट वन इन। अब यहाँ पे कई बार शायद हो सकता है तुम्हारी बुक में यील्ड भी दे रखी है 180, अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ 19, मतलब ये परसेंटेज देके कोई कंफर्म नहीं है, कोई याद नहीं रखना है परसेंटेज, बस आपको बताया गया है कि मेजर प्रोडक्ट प्रीफर्डली क्या होगा, ये वाला काम होगा, ये लेस प्रीफर्ड होगा या ना के बराबर होगा। बोलो, कहानी समझ में आई है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आपकी बुक में हालांकि बहुत लंबा चौड़ा नहीं दे रखा है, बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को फिनिश कर रखा है, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा, देखो जरूरी नहीं है कि आपको बोला कि मोर अल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब बस उधर जाएगा, कौन सा जाएगा, किसको भेजोगे, ये अल्फा कार्बन तो ये बीटा कार्बन है तो नहीं हाइड्रोजन बीटा पे, किसको भेजा आपने, कौन सा वाला गया, और ये वाला जा नहीं सकता, ये तो गामा हो गया। तो यहाँ तो ये तो कोई चांस ही नहीं बनता, ये तो बीटा है लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो एक ही चांस है, एक ही प्रोडक्ट बनना है। समझ में आई बात, मेजर माइनर ये एक ही होगा। कहाँ पर, यहाँ पे, अच्छा ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है। अब इधर आओ, ठीक है, अब इधर या इधर, राइट साइड, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर मोर अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन आपका, ये CH3, अब यहां पर ये CH ये ले लिया, तो देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन के पास प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप, जबकि इसके पास कितने हैं 2, तो इसके पास मोर अल्काइल ग्रुप है, इसके पास लेस अल्काइल ग्रुप है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो बनाओ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ये तो बनेगा मेजर, ठीक है। और माइनर के केस में आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और CH3 होल ट्वाइस, ये बनेगा माइनर। वो आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चंस बेटा, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पे x और y लिख लेते हैं, और x लिख देते हैं मेजर, y लिख देते हैं माइनर, और फिर बोलेंगे कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको ये सब आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रिएक्शन विथ मेटल्स, हेडिंग लगाइए रिएक्शन विथ मेटल। देखिए अलग अलग मेटल्स के साथ आपकी यहाँ पे काफ़ी सारी रिएक्शंस दे रखी है। सबसे पहले रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन जो है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में जब भी आपका कोई मेटल रिएक्ट करता है, ध्यान से देखना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसके साथ में कोई मेटल रिएक्ट करेगा, तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोला जाता है बेटा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। थोड़ा ये वर्डिंग्स को याद रखना, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं RX की, एल्काइल हैलाइड की। देखो जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ, जो कि एक बहुत एक्टिव मेटल होता है,
तो इसकी प्रेजेंस ली जाती है बेटा ड्राई ईथर की। किसकी प्रेजेंस लेंगे? ड्राई ईथर की। रीज़न क्या है? सोडियम मैग्नीशियम ये एक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, और एक्टिव मेटल से मतलब होता है कि ये मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आकर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इनकी रिएक्शन मीडियम को ड्राई बनाए रखने के लिए हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं, जो इन रिएक्शंस में मॉइस्चर का इनटेक नहीं होने देते और आराम से रिएक्शन फ्लो के साथ में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर रिएक्शंस के बड़े अजीब तरीके हैं। जैसे ही मैग्नीशियम यहाँ रिएक्ट करेगा ये कंपाउंड बनेगा। अब ऐसा कैसे हुआ? तो देखो ये एक अलग स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है। आप सब जानते हो कि मैग्नीशियम के पास में चार्ज क्या होता है? 2+। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट, और कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन तो शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेटल तो रिएक्शन शो करेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। भाई उसके पास तो ले दे के क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। आपने शायद पढ़ा होगा या आपको याद होगा, तो ये बात पता होनी चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। रीज़न क्लियर है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो वहाँ पे कैटायन और एनायन बनेगा, और इसके साथ में ही उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। लेकिन दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। अब आप किसी कोवेलेंट कंपाउंड में क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड में जब किसी मेटल को लेके जाओगे तो वो एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड ही बनाएगा, क्योंकि मेटल तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की सोचेगा और कोवेलेंट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि क्योंकि मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, तो ये मैग्नीशियम, चलो X तो अपने ऊपर माइनस ले ही आएगा, लेकिन R पर भी क्या आ जाता है रे बेटा? माइनस। भाई MgCl2 बनाता है ना, तो MgCl2 में जो 2 Cl होते हैं, इन दोनों पे ही क्या होता है? -1 -1। लेकिन यहां पर R पर क्या आ जाता है? माइनस। और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इंपॉर्टेंट लगा देना। ये ना सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो इसका कोई रोल है कि नहीं है पता नहीं, एग्जाम में आए ना आए यहाँ से, लेकिन ये तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर भर के पड़ा है। ये इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो तुम्हारे अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, हर जगह काम आता है अलग अलग रिएक्शंस में। तो इसका रोल जरूरी है, और इसके रोल में मेन बात आपको ये याद रखनी है कि जब आपका RMgX किसी भी रिएक्शन में जाएगा तो बेटा इस फॉर्म में वो ब्रेक डाउन करेगा। आप सर Mg+ क्यों लगा रखा है? अरे बेटा माइनस की वजह से यहाँ प्लस है, जो दूसरा वाला माइनस है या प्लस है वो तो इससे सेटिस्फाइड है, और इसको मुझे तोड़ना है नहीं, तो मैं सिर्फ इसको तोड़ूंगा। याद रखना पूरी केमिस्ट्री में, आपके 11th-12th की केमिस्ट्री में जहां भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा और कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, तो मैं बिना सोचे समझे R और Mg को तोड़ना है। इवन एक और बात याद रखनी है जो यहाँ तो काम की नहीं है लेकिन रिएक्शंस में काम आएगी, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम में आएगा, नेक्स्ट स्टेप वाटर का एडिशन होगा 101%। जैसे ही RMgX यूज में लिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको वाटर का रिएक्शन करवाना पड़ेगा, वाटर को मीडियम में लेना पड़ेगा। पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको वहां पे रिएक्शन में वाटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप ही क्या होगा? वाटर का एडिशन, मतलब ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन में Mg के साथ OH- आएगा और आगे फर्दर रिएक्शन होगी। मतलब वाटर का एडिशन करवाना है नेक्स्ट स्टेप में बिना किसी से पूछे। बोलो बात समझ में आई? ये इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती है, 101% ऐसा करना पड़ेगा। अब RMgX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, Mg पे टोटल 2+ होता है, जिसमें से एक -X सेटिस्फाई करता है, एक -R सेटिस्फाई करता है। ओवरऑल आपको इतना याद रखना है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोला जाता है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? नाम क्या है इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देंगे।
RMgx को। अब इसकी जगह पे आप किसी का भी नाम ले लो, जैसे CH3 CH2Cl प्लस Mg, वही ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Mg और Cl। नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, आर कोई भी हो सकता है। और ये बात अलग से याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो आपको सबसे पहले आर और Mg का ही बॉन्ड तोड़ना होगा, क्योंकि Mg और X का बॉन्ड कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग होता है, जो रिएक्शन में पार्ट लेते टाइम आराम से नहीं टूट पाता। तो सबसे पहले कौन टूटेगा? जो सबसे वीक बॉन्ड है, जो सबसे बनता ही नहीं है, वो बॉन्ड बना हुआ सबसे पहले टूटेगा, जिसे हमने जबरदस्ती बनवा दिया। चलिए, तो RMgx आपको याद रखना है। और देखो नेक्स्ट स्टेप बुक में भी देखो दे दिया इसने, चलो बुक में भी दे दिया RMgx की रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप देखो आ गया, वाटर के साथ जोड़ना कंपलसरी है, लेनी ही पड़ेगी आपको रिएक्शन, ठीक है। अब वाटर के साथ जुड़ेगा तो सीधा सा H प्लस और OH माइनस, और क्योंकि मैंने आपको बताया इस पे प्लस और इस पे माइनस होगा, तो प्लस पे माइनस और माइनस पे कौन जाएगा? प्लस। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कंफर्म है, करना ही पड़ेगा आपको। अब यहां भले ही एल्केन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट एल्केन होगा, वो ये कुछ भी हो सकता है आर की जगह, है ना। पर आपको ये याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड वाटर से रिएक्शन करेगा और इस तरह से ही करेगा, जिसमें आर H के साथ जाएगा और Mg जाएगा OH के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और लिखा हुआ भी है बुक में सारा का सारा। इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट। ये वाला बॉन्ड ये कोवेलेंट है, लेकिन ये वाला बॉन्ड आयोनिक है, ठीक है। अब क्योंकि मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बना देता है? पोलर बना देता है। भाई आपने क्या ये नहीं पढ़ा कि R के साथ जब Cl जोड़ता है तो Cl ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पे क्या लाता है? माइनस। तो इस पे अपने आप क्या आ गया? R पे कौन सा अपने आप ऐसे प्लस होता ही है, तो जब Cl माइनस बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव R पे प्लस ला सकता है, तो क्या मैग्नीशियम बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपने ऊपर प्लस, तो इस पे ऊपर माइनस नहीं ला सकता क्या? जब आप यहां पर एग्री हो तो यहां एग्री नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल होना पड़ेगा आपको। जब ये आराम से माइनस ले सकता है तो ये इसके ऊपर माइनस दे भी सकता है। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, यही सेम इधर देखें, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, हालांकि ये 10th 11th क्लास में पढ़ रखी है तुमने, वुड्स रिएक्शन। तो दो अल्काइल हैलाइड लेने हैं, दो ही आपको लेने बेटा सोडियम एटम, ठीक है। वही यहाँ पे लेना ड्राई ईथर ही पड़ेगा, बिकॉज ये भी वही सेम एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। अब यहाँ पर आपके पास आएगा एल्केन और दो NaX या NaCl बाहर चले जाएंगे। इस रिएक्शन को मैंने एज अ ट्रिक आपको ऐसे सिखाया था कि RCl बीच में दो Na और इधर भी RCl ले लेना, इसको ऐसे एलिमिनेट करवा देना। हालांकि एक जुगाड़ है, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऐसे नहीं होती है, बट आपको एज अ ट्रिक इसको याद रख सकते हो, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट लगा दो, वुड्स रिएक्शन। देखो अब क्योंकि आप वुड्स पढ़ रहे हो तो इसमें एक दो बात याद रखो, वैसे मैंने बता रखी थी फिर भी याद रखना। वुड्स रिएक्शन में हमेशा क्या बनते हैं बेटा? एल्केन्स। क्या बनते हैं? एल्केन्स। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने की रिएक्शन, तो अभी तक आपने पहले यही पढ़ी है, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने की रिएक्शन सबसे पहले। अब इसमें एक खास बात है, नीचे नोट भी लगाएंगे अभी अपन। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप एल्काइल हैलाइड जितने भी कार्बन का लेते हो,
आपका जो नया बनने वाला एल्केन है वो उस एल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट कार्बन से डबल कार्बन का बनेगा। राइट और रॉन्ग? इधर देखो, अगर मैं अगर CH3Cl लूं, मिथाइल क्लोराइड लूं, तो मिथाइल क्लोराइड सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? इथेन बनाएगा। क्या बनाएगा? इथेन, हमेशा। तो इसका मतलब अगर मुझे ब्यूटेन बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? इथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो सर क्या हम दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मना नहीं है। बट जनरली हम लोगों के जो केस दे रखा है वो सेम टाइप के एल्काइल हैलाइड का ही दे रखा है, तो इसलिए हम लोग एक नोट लगाएंगे। लिखें बेटा, नोट लिखें, एक लिखें, द एल्केन फॉर्म्ड इन वुड्स रिएक्शन, द एल्केन फॉर्म्ड इन वुड्स रिएक्शन, Woods reaction have डबल और हायर। भाई करवा तो सकते हैं दूसरे वाले भी, तो जरूरी नहीं है डबल हो। डबल और हायर नंबर ऑफ, हैव डबल और हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डबल और हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कार्बन एटम, देन लिख देना बीच में, कार्बन एटम देन प्रेजेंट इन हेलो एल्केन्स, प्रेजेंट इन हेलो एल्केन्स। मतलब जो इस रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से बनने वाले जो एल्केन्स है उनके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वो डबल या उससे ज्यादा ही होगा। किससे ज्यादा? देन दी हेलो एल्केन। मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ है, देन द कार्बन ऑफ दी हेलो एल्केन, आप समझ जाओगे आप। देन दी हेलो एल्केन का मतलब हेलो एल्केन में जितने कार्बन है उससे डबल या उससे ज्यादा ही आपको वुड्स रिएक्शन में कार्बन एटम मिलेंगे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए ये तो हो गए बेटा आपके दो मेजर। एक दो और अगर आप लिखना चाहें तो एक चीज लिख दीजिए एक्स्ट्रा में, एक होती है जिंक के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड नंबर लिख सकते हो आप अगर एक्स्ट्रा में लिखना चाहो तो, जिंक के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ जिंक। ठीक है, सेम टू सेम रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपको जिंक के साथ करवाना, जैसे मैग्नीशियम के साथ होती थी ना। यहां ड्राई ईथर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, RZNX। अब जैसे इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर जरूरत लगे तो आप लिख सकते हो, बाकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि आपने वुड्स रिएक्शन लिखी तो बेटा यहां पर मैं आपको दोनों रिएक्शन और समझा देता हूं जो आपके आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएगी। बट मैं अभी समझा देता हूं क्योंकि वुड्स समझ में आ गई है, तो आपको दो रिएक्शन बाद में आने वाली को मैं पहले बता रहा हूं, है ना। आप स्टार लगा दें, इसको नंबर देने की जरूरत तो नहीं है, रिएक्शन वैसी की वैसी है। एक कहलाती है बेटा वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एक कहलाएगी बेटा फिटिक रिएक्शन। दोनों में ये फिटिंग IG है, N नहीं है, है ना, फिटिंग नहीं कर देना इसका कहीं। तो फिटिक रिएक्शन कब बोलते हैं तो सुनो ध्यान से, वुड्स फिटिक कब बोलना है? जब एक तरफ आपका हेलो एरीन हो, वही 2 सोडियम, और एक तरफ आपका हेलो एल्केन। देखो अभी तक अगर दोनों हेलो एल्केन लिया तो वो है वुड्स, एक हेलो एल्केन और एक क्या है हेलो एरीन, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? वुड्स फिटिक। क्या बोलेंगे उसको? वुड्स फिटिक। लेकिन दोनों ही हेलो एरीन होते तो फिटिक। देखो दोनों में कंपैरिजन क्लियर हुआ आपको, इसलिए इसको पढ़ाना यहीं पे सही रहेगा, याद रख लेना, बाकी आगे आएगा ही वैसे भी। वही वापस यहाँ पे भी ड्राई ईथर और यहाँ पर भी आपका ड्राई ईथर।
मतलब अगर आप दोनों मॉलिक्यूल्स हेलोएरिन्स लेते हो तो अब वो वुड्स नहीं रही, अब वो क्या हो गई, फिटिक। दोनों ही हेलो एल्केन लेते हो तो वो क्या बन जाएगी, वुड्स। और अगर एक हेलो एल्केन और एक हेलोएरिन लिया है तो वो क्या कहलाएगी, वुड्स और फिटिक, वुड्स फिटिक। समझ में आया बात? और ये बन गया आपका डाइफेनिल या बाइफेनिल। बाइफेनिल क्लियर है बेटा? तो प्रिपरेशन ऑफ, नहीं, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट होती है। ये दो एक्स्ट्रा में आ गई, ये हेलो एरिन वाली आ गई, बट कोई बात नहीं, बाद में भी पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है, लगे हाथ साथ साथ समझ में आ जाएगी, है ना, कंपैरिजन हो जाएगा तीनों का। तो आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट होता है कल, सॉरी, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट होता है कल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेलो एरीन्स के वापस वही सब कुछ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।